हेलो फ्रेंड्स, बहुत बहुत स्वागत है आपका इंग्लिश एडवांटेज की ऑनलाइन क्लासेस में। फ्रेंड्स, इस वीडियो में मैं आपको मॉक टेस्ट 4 सॉल्व करवाऊंगा आईबीपीएस क्लर्क प्री और मेंस के लिए। जो रिमेनिंग मॉक टेस्ट है, मॉक टेस्ट नंबर 1, 2 एंड 3, उनको मैंने ऑलरेडी अपलोड कर दिया है इंग्लिश एडवांटेज यूट्यूब चैनल पर, तो वहाँ पर आप डेफिनेटली उनको देख सकते हैं। और ये मॉक टेस्ट सीरीज में जो अपलोड कर रहा हूँ ये आईबीपीएस पीओ और क्लर्क के लिए है, और ना केवल प्री इससे आपका क्लियर होगा बल्कि डेफिनेटली मेंस आपका जो एग्ज़ाम है वो भी क्लियर होगा। तो ये वीडियो है, ये आईबीपीएस क्लर्क के लिए है और इसमें एक क्वेश्चन आपको 30 सेकेंड में सॉल्व करना है टाइमर लगा के। तो इस वीडियो को आप पॉज करके पहले खुद उस क्वेश्चन को आप सॉल्व करें और ईमानदारी से अपना स्कोर आप मुझे भेजें। और सभी लोगों को, सभी स्टूडेंट्स अपना अपना स्कोर मुझे भेज रहे हैं और मुझे कमेंट बॉक्स के थ्रू सभी के स्कोर मिल रहे हैं और उन पर मैं अपना कमेंट दे रहा हूँ। तो इनको यदि आप रेगुलर बेसिस पर देखते हैं तो डेफिनेटली आपका प्री और मेंस में सिलेक्शन होगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं। ये है आपका सेक्शन 1, स्पॉटिंग एरर का सेक्शन है ये। तो इसको वीडियो को आप पॉज करें और एक पेन और एक पेपर ले लें और उसमें अपने मार्क्स आप लिखते जाएं। यदि आपका आंसर मेरे आंसर से आप मैच कर रहा है तो आप 1 नंबर दीजिए, अदरवाइज माइनस मार्किंग कीजिए अकॉर्डिंग टू द रूल्स। और उसके बाद फाइनल स्कोर आप प्लीज़ मुझे ज़रूर आप भेजें। ठीक है, तो ये क्वेश्चन है, द न्यू प्रोजेक्ट इज टू बिग फॉर द ट्रेनी टू हैंडल ऑन हिज ओन। ये क्वेश्चन काफ़ी ट्रिकी है, देखने में बहुत सिंपल लग रहा है ये क्वेश्चन, लेकिन काफ़ी सारे स्टूडेंट इसमें गड़बड़ा जाएंगे इस क्वेश्चन में, और काफ़ी ट्रिकी ये क्वेश्चन है। और इसी तरीके के क्वेश्चन आते हैं बैंकिंग एग्जाम में। देखिए यहाँ पर इस सेंटेंस का पहले मैं मतलब बताता हूँ आपको। द न्यू प्रोजेक्ट इज टू बिग फॉर द ट्रेनी टू हैंडल ऑन हिज ओन। इसका मतलब ये है कि जो नया प्रोजेक्ट है वो एक ट्रेनी के लिए हैंडल करना अपने बल पर, ऑन हिज ओन मतलब अपने बल पर, काफ़ी मुश्किल है। तो इसमें आप यहाँ पर ये जो ए वाला जो पार्ट है इसमें आप TOO आप लगाएंगे तो ये सेंटेंस सही हो जाएगा। द न्यू प्रोजेक्ट इज टू बिग मतलब बहुत ज़्यादा बिग है फॉर द ट्रेनी टू हैंडल ऑन हिज ओन। तो इस सेंटेंस का मतलब क्या निकलेगा? इस सेंटेंस का मतलब ये निकलेगा कि जो नया प्रोजेक्ट है वो इतना ज़्यादा बिग है कि कोई भी ट्रेनी उसको अपने बल पर हैंडल नहीं कर सकता। इसको आप सो से भी बना सकते हैं, द न्यू प्रोजेक्ट इज सो बिग दैट द न्यू ट्रेनी कैन नॉट हैंडल इट ऑन हिज ओन। इस तरीके से इसको भी आप बोल सकते हैं सो से। लेकिन यहां पर आप देखिए, यहां पर टू नहीं बदला जाएगा, यहां पर तो टू लगा हुआ है क्योंकि ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से पहले TO2 ही आएगा। यहां पर जो ये TO2 है ये सही है, लेकिन यहां पर ये जो टू है इसको आपको चेंज करना पड़ेगा TOO2 में। ठीक है, द न्यू प्रोजेक्ट इज टू बिग फॉर द ट्रेनी टू हैंडल ऑन हिज ओन। तो ए इसका आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 1 आंसर ए। क्वेश्चन नंबर 2 आप देखें, मिस्टर सिंह सन हैज अप्लाइड टू द पोस्ट ऑफ असिस्टेंट मैनेजर इन ए कंस्ट्रक्शन कंपनी। वेरी ट्रिकी क्वेश्चन, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है बट एट द सेम टाइम ये बहुत ट्रिकी क्वेश्चन है। तो इसमें गलती कहाँ है? इसमें देखिए, जब हम अप्लाई करते हैं तो किसी पोस्ट के लिए हम अप्लाई करते हैं, किसी पोस्ट के लिए। ठीक है, और के लिए को हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं? के लिए को हम इंग्लिश में बोलते हैं फॉर। तो यहां पर आप लिखेंगे अप्लाइड फॉर, और क्वेश्चन नंबर 2 का जो आपका आंसर है वो होगा बी। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, इन हिज ओपिनियन एवरी सीनियर सिटीजन्स विल बेनिफिट फ्रॉम द न्यू स्कीम। ठीक है, इस सेंटेंस को आप पढ़ें और इस सेंटेंस का मतलब यह है कि सीनियर सिटीजन, प्रत्येक सीनियर सिटीजन इस स्कीम से फायदा उठा पाएगा, इससे बेनिफिट कर पाएगा। ठीक है, तो यहां पर चूंकि एवरी जो होता है वो सिंगुलर होता है, ईच और एवरी ये जो वर्ड हैं ये दोनों होते हैं सिंगुलर, और इसके बाद जो नाउन आती है वो होती है सिंगुलर। तो एवरी और ईच, यहां पर सिटीजन आ रहा है तो सिटीजन के स्थान पर आप रखेंगे केवल सिटीजन। तो क्वेश्चन नंबर 3 का जो आपका आंसर होगा वो होगा बी। He submitted the request for compensation of time and money, but it was denied. मतलब उसने एक रिक्वेस्ट की कि उसको कंपनसेशन मिलना चाहिए, टाइम और मनी, उसका जो नुकसान हुआ है। कंपनसेशन हम बोलते हैं भरपाई को या हर्जाने को। ठीक है, इसको हम इंग्लिश में मेकअप फॉर भी बोलते हैं, मेकअप फॉर। तो इसलिए यहां पर इस सेंटेंस में गलती कहां है
कंपनसेशन जो हम मांगते हैं, हम जो हर्जाना मांगते हैं, वो किसी चीज़ के लिए मांगते हैं। आपका पैसे का नुकसान हुआ है, आपका टाइम का नुकसान हुआ है, ठीक है, तो इसलिए कंपनसेशन फॉर, यहाँ पर आप बोलेंगे कंपनसेशन फॉर, हर्जाना पूर्ति। लेकिन वो हर्जाना जो पूर्ति है वो किस चीज़ के लिए है, तो वो आपको बोलना पड़ेगा। इसमें ये बहुत इंपॉर्टेंट ट्रिकी क्वेश्चंस हैं। और क्वेश्चन नंबर 4 में आपका जो आंसर होगा वो होगा बी। ठीक है, ये आपका सेक्शन 2 स्टार्ट हो गया सेंटेंस इंप्रूवमेंट का। द मैनेजर हैज सेंट मैनी रिमाइंडर्स टू मिस्टर राव टू रीपे द लोन बट ही हैजंट रिसीव्ड नो रिप्लाई। इस सेंटेंस का मतलब ये है कि मैनेजर ने मिस्टर राव के पास काफ़ी सारे रिमाइंडर्स भेजे हैं कि उन्होंने जो लोन लिया है उसको वो रीपे करें, लेकिन उनकी तरफ से कोई रिप्लाई नहीं मिला है। तो चूंकि ये सेंटेंस कैसा है, निगेटिव है, दे हैवंट या ही हैजंट, ठीक है, ये नेगेटिव सेंटेंस है। और नेगेटिव सेंटेंस में हम नो नहीं लगाते, क्योंकि डबल नेगेटिव का प्रयोग ग्रामर में नहीं होता। ये नॉट और नो ये दोनों नेगेटिव वर्ड हो जाएंगे, तो इसलिए यहां पर हम नॉट के बाद हम लगाएंगे एनी। ही हैजंट रिसीव्ड एनी रिप्लाई, ठीक है, इसमें सम का प्रयोग नहीं होगा, क्योंकि सम का प्रयोग होता है अफर्मेटिव सेंटेंस में। तो इसमें आंसर होगा आपका ए, ही हैजंट रिसीव्ड एनी रिप्लाई। हाँ, ए इसका आंसर आपका होगा। क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर होगा ए। अब आ जाइए क्वेश्चन नंबर 6 पर, और इसको आप पढ़ें और इसको आप सॉल्व करें। यदि आपका आंसर मेरे आंसर से मैच करता है तो आप 1 नंबर दीजिए, अदरवाइज इंग्लिश में 0.25 शायद माइनस मार्किंग है, मैथ वाले सेक्शन में 0.5 है और इसमें इंग्लिश में 0.25 है IBPS क्लर्क में, ठीक है, तो उसके अकॉर्डिंग आप माइनस मार्किंग करें। वी यूजुअल हैव अ मीटिंग ऑफ ऑल डिपार्टमेंट हेड्स एवरी फ्राइडे। तो इस सेंटेंस का मतलब ये है कि सामान्यतः हमारी जो मीटिंग होती है सारे हेड्स की, सारे डिपार्टमेंटल हेड्स की, वो फ्राइडे को होती है। तो इसका आंसर होगा आपका वी यूजुअली हैव। वी यूजुअली हैव एक्चुअली एक वर्ब है, मतलब होती है, मीटिंग होती है, मीटिंग को हम एक्सपीरियंस करते हैं। तो वर्ब से पहले यहां पर जो वर्ड आएगा वो एडवर्ब होगा, ठीक है, तो वर्ब को क्वालिफाई करने का काम एडवर्ब करेगा। यूजुअल एक एडजेक्टिव है और एडजेक्टिव क्वालिफाई करता है नाउन या प्रोनाउन को। तो यहां पर वर्ब है चूंकि हैव, इसलिए इससे पहले हम लगाएंगे यूजुअली। तो सॉरी सी इसका आंसर नहीं होगा, इसका आंसर होगा डी, यूजुअली हैव, क्योंकि इसमें तो अनयूजुअली लिखा है ना। तो इसका आंसर होगा आपका डी, मतलब क्वेश्चन नंबर 6 का आपका आंसर होगा डी। कुछ और क्वेश्चन है आगे, क्वेश्चन नंबर 7 और 8, इनको आप सॉल्व करें। राम, श्याम एंड मोहन डू नॉट लाइक टू रीड फिक्शनल बुक्स, डू दे। देखिए, डू दे वाला ये जो पार्ट है इसको हम बोलते हैं क्वेश्चन टैग। क्वेश्चन टैग क्या होता है? क्वेश्चन टैग नॉर्मली हम स्पोकन इंग्लिश में यूज करते हैं। पहले कोई जो स्पीकर होता है वो एक सेंटेंस बोलता है, फिर उस सेंटेंस को ये क्लियर करने के लिए कि वो सेंटेंस उसने जो बोला है वो सही है या नहीं, उसके बाद वो एक क्वेश्चन पूछता है। जैसे यदि मैं आपसे पूछूं कि यू लाइक सचिन, ठीक है, तुम सचिन को पसंद करते हो, डोंट यू, तो उसके बाद मैं बोलूंगा क्या ऐसा नहीं है, मतलब अपनी बात को मैं कंफर्म करने के लिए, अपने सेंटेंस को मैं कंफर्म करने के लिए क्वेश्चन टैग लगाता हूं, ठीक है। और क्वेश्चन टैग एक ऐसी टेक्निक है, इसका प्रयोग हम नॉर्मली स्पोकन इंग्लिश में बहुत ज़्यादा करते हैं। तो इसका रूल ये है कि जैसे यहाँ पर ये राम, श्याम एंड मोहन वाला यहाँ तक ये जो स्टेटमेंट लिखा हुआ है, अगर स्टेटमेंट अफर्मेटिव में है तो क्वेश्चन टैग निगेटिव होगा, ठीक है, और स्टेटमेंट यदि निगेटिव है तो क्वेश्चन टैग अफर्मेटिव होगा। अब देखिए स्टेटमेंट यहां पर निगेटिव है, ये स्टेटमेंट निगेटिव है, इसलिए क्वेश्चन टैग यहां पर अफर्मेटिव है। तो डू के बाद में दे क्यों लगाया है? दे इसलिए लगाया है क्योंकि यहां पर राम, श्याम और मोहन है, इसलिए हमने दे लगाया है। यदि केवल राम होता तो हम ही लगाते, यदि केवल सीता होता तो हम हर लगाते, ठीक है। तो इस तरीके से इसका प्रयोग होता है। तो यहां पर डू दे जो है वो सही है, और यहां पर जो आपका आंसर होगा वो होगा ई, नो करेक्शन रिक्वायर्ड। अब देखिए ये क्वेश्चन भी मिलता जुलता क्वेश्चन टैग से मिलता जुलता है, लेकिन इसको हम क्वेश्चन टैग नहीं बोलते, इसको हम शॉर्ट रिस्पॉन्स बोलते हैं, शॉर्ट रिस्पॉन्स। जैसे यदि मैं बोलूं, जैसे मेरा कोई फ्रेंड बोलता है कि मुझे मूवीज पसंद है,
तो फिर मैं बोलूँगा हाँ मुझे भी पसंद है, ठीक है। और वो बोलता है मुझे स्मोकिंग पसंद नहीं है, तो मैं बोलूँगा और मुझे भी पसंद नहीं है। इस तरह के जो रिस्पॉन्सेज होते हैं इनको हम बोलते हैं शॉर्ट रिस्पॉन्सेज, ठीक है। अब देखिए ये वाला जो सेंटेंस है, आई अवॉइड वॉचिंग मूवी ड्यूरिंग माई एग्जाम, एक फ्रेंड बोल रहा है कि मैं मूवी के दौरान जो मूवीज एग्जाम के दौरान मूवीज को देखना अवॉइड करता हूं। तो उसका जो फ्रेंड जो रिप्लाई जो देगा वो बोलेगा कि मैं भी ऐसा ही करता हूं। तो उसके लिए जो आंसर होगा वो होगा सो डू आई। उसके लिए जो आंसर होगा वो होगा सो डू आई, ठीक है। नॉर डू आई नहीं होगा, नॉर डू आई होगा निगेटिव सेंटेंस में, नॉर डू आई होता है निगेटिव सेंटेंस में। सपोज यहां पर होता कि आई डू नॉट लाइक स्मोकिंग, तो फिर होता है ये नॉर डू आई, लेकिन चूंकि ये अफर्मेटिव सेंटेंस है इसलिए यहां पर होगा सो डू आई। और इसका जो स्ट्रक्चर है, पहले सो आएगा या नॉर आएगा निगेटिव सेंटेंस में, ठीक है। उसके बाद हेल्पिंग वर्ब आएगी और उसके बाद सब्जेक्ट आएगा। जैसे यहां पर दिया हुआ ये गलत है, सो आई डू, ठीक है, इसको आप ध्यान से पढ़ें। सो डू आई, सो डू आई, इस तरह से बनेगा ये। डू पहले आएगा हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद सब्जेक्ट आएगा इसमें। तो इसका आंसर होगा आपका बी। क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर है आपका बी। क्वेश्चन नंबर 9 और क्वेश्चन नंबर 10 ये भी सेंटेंस इंप्रूवमेंट के क्वेश्चन है। ओवर 50% ऑफ पीपल इन द कंट्री नॉट हैव एनी एक्सेस टू बैंकिंग सर्विसेज। तो यहाँ पर हम क्या यूज़ करेंगे, यहाँ पर आपका नॉट हैव एनी की जगह आप बोलेंगे यहाँ पर, क्योंकि 50% पीपल हैं और ये प्लूरल सब्जेक्ट है, तो इसलिए यहाँ पर आप बोलेंगे ओवर 50% ऑफ पीपल डू नॉट हैव एनी। डज नॉट नहीं बोलेंगे, डू नॉट हैव बोलेंगे आप यहाँ पर, डू नॉट हैव एनी। हैव एनी, नॉट हैव एनी ये गलत है और ये इसका सही होगा डू नॉट हैव एनी एक्सेस टू बैंकिंग सर्विसेज, ये इसका आंसर आपका सही होगा। तो क्वेश्चन नंबर 9 का आपका आंसर होगा सी। और क्वेश्चन नंबर 10 देखें, ये बहुत ट्रिकी क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 10 आप वीडियो को पॉज करके इसको सॉल्व करें और फिर मैं आपको इसका आंसर बताऊंगा। मैनी एक्सीडेंट्स एट द फैक्ट्री आर कॉज्ड ऑफ वर्कर्स डू नॉट रीड वार्निंग साइंस। देखिए कुछ स्टूडेंट इसका आंसर क्या देंगे, ए इसका आंसर देंगे, क्योंकि वो गड़बड़ा जाएंगे, कंफ्यूज हो जाएंगे। लेकिन इसमें देखिए 2 सेंटेंस दिए हुए हैं, मैनी एक्सीडेंट्स एट द फैक्ट्री आर कॉज्ड, ठीक है, आर कॉज्ड, और यहां पर दिया है वर्कर्स डू नॉट रीड वार्निंग साइंस। मतलब इसमें 2 सेंटेंस दिए हुए हैं यहाँ पर, एक यहां तक है मैनी एक्सीडेंट्स आर एट द फैक्ट्री आर कॉज्ड, और दूसरा दिया है वर्कर्स डू नॉट रीड वार्निंग साइंस। तो चूंकि 2 सेंटेंस दिए हैं यहाँ पर, इसलिए दोनों सेंटेंसों को मिलाने के लिए आपको एक कंजक्शन की जरूरत है, एक कनेक्टर की जरूरत है। तो इसलिए यहां पर आपका आंसर होगा बी। मैनी एक्सीडेंट्स एट द फैक्ट्री आर कॉज्ड बिकॉज वर्कर्स डू नॉट रीड वार्निंग साइंस। तो यहां पर आपका जो आंसर होगा वो होगा बी। क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर होगा बी, ठीक है। ये सेक्शन 3 आ गया आपका पैराजंबल। इसको आप वीडियो को पॉज करें और इसको 2.5 मिनट में आपको सॉल्व करना है। ये आपका आइडियल टाइम है, 2.5 मिनट में पूरा इसको आपको सॉल्व करना है। और इसको आप सही तरीके से सॉल्व कर देते हैं तो 5 क्वेश्चन आपके सही हो जाएंगे। और उसके बाद मैं इसका आपको आंसर बताता हूं। और ये स्टोरी बेस्ड ही है, और इसी तरीके के पैराजंबल आपके IBPS क्लर्क के प्री में और मेंस में आएंगे। मतलब ज़्यादातर संभावना इसी तरीके की है। ये डिस्क्रिप्शन बेस्ड है, स्टोरी बेस्ड या डिस्क्रिप्शन बेस्ड इसको आप मान सकते हैं। तो इसमें देखिए मैं बता देता हूं इसका आंसर कहां से शुरू होगा और इसका रीजन भी बता देता हूं मैं आपको। देखिए ये सेंटेंस यहां से शुरू होगा डी से। एट द एज ऑफ 27 अ बॉय वॉज डिस्करेज्ड अबाउट हिज करियर, ठीक है। सो आई डिसाइडेड टू टेल द बॉय द स्टोरी ऑफ एन मॉस। पहले वो डिस्करेज हुआ है, उसके बाद मैंने डिसाइड किया है कि अब इसको एक स्टोरी, मोटिवेशनल स्टोरी की जरूरत है और वो मैं इसको सुनाऊंगा, ठीक है। तो ये कॉमन सेंस है कि यहां से सेंटेंस शुरू होगा, क्योंकि यहां पर पहले हम रीजन बता रहे हैं, उसके बाद हम यहां पर बोल रहे हैं कि मैंने उसको स्टोरी सुनाना शुरू की। तो ये जो सेंटेंस है आपका डी, ये इसमें फर्स्ट हो जाएगा। एट द एज ऑफ 27 अ बॉय वॉज डिस्करेज्ड अबाउट हिज करियर, ठीक है। और दूसरे जो सेंटेंस है वहां से शुरू क्यों नहीं होगा, क्योंकि यहां पर प्रोनाउन है,
तो प्रोनाउन से सेंटेंस पैराग्राफ शुरू नहीं होता। यहाँ पर भी प्रोनाउन है, ठीक है, यहाँ पर भी प्रोनाउन है, यहाँ पर भी प्रोनाउन है, यहाँ पर प्रोनाउन है, हाँ यहाँ पर भी प्रोनाउन है, ठीक है, और यहाँ पर भी देखिए एक प्रोनाउन है हर फिंगर। तो इसलिए ये सेंटेंस यहीं से शुरू होगा डी से, और यहाँ से मीनिंग भी बन रहा है। एट द एज ऑफ 27 अ बॉय वॉज डिस्करेज्ड अबाउट हिज करियर, सो आई डिसाइडेड टू टेल दिस बॉय द स्टोरी ऑफ एन मॉसेस। तो डी के बाद जो मैंडेटरी पेयर आपका बन रहा है वो बन रहा है बी का, ठीक है। सो आई डिसाइडेड टू टेल दिस बॉय द स्टोरी ऑफ एन मॉस। तो एन मॉस पहले नाउन आ रहा है, तो नाउन के बाद अब क्या आएगा, प्रोनाउन आएगा। तो ये प्रोनाउन आ गया यहाँ पर ये प्रोनाउन आ गया। तो इसमें आप यहाँ पर आप ये वाला सेंटेंस लगाएंगे। इसके बाद सी स्ट्रगल हार्ड टू रेज 5 चिल्ड्रन बाय डूइंग एम्ब्रॉयडरी एंड वर्किंग ऑन ए फॉर्म, ठीक है। इसके बाद आप ई लगा दीजिए, ई। तो उसने एम्ब्रॉयडरी की, तो एम्ब्रॉयडरी करने के बाद ये वाला सेंटेंस नहीं लगेगा, क्योंकि इस सेंटेंस में पेंटिंग की बात हो रही है। सी वेंट ऑन टू पेंट ओवर 2000 पिक्चर्स, ठीक है, पेंटिंग की बात हो रही है इसमें। तो ये वाला सेंटेंस इसके साथ मैंडेटरी पेयर इसका नहीं बनेगा। इसके बाद ये वाला सेंटेंस इसमें आएगा। एट 78 हर फिंगर्स बिकेम टू स्टिफ टू होल्ड ए निडल। देखिए एम्ब्रॉयडरी जो होती है उसमें हम फिंगर्स का यूज़ करते हैं, निडल के साथ हम काम करते हैं उसमें। तो इसलिए यहाँ पर एम्ब्रॉयडरी का रेफरेंस दिया जा रहा है कि 78 की एज पर उसकी जो उंगलियां हैं बहुत स्टिफ हो गई, बहुत टाइट हो गई, बहुत कड़ी हो गई, और वो काम नहीं कर पाई। तो इसलिए यहाँ पर आपका ई के बाद ए इसमें आ जाएगा, ठीक है। सी बिगेन पेंटिंग, और उसके बाद ए सेंटेंस में पेंटिंग का रेफरेंस है, और इस वाले सेंटेंस में भी पेंटिंग का रेफरेंस है। तो इसके बाद आपका एफ आ जाएगा, और एफ के बाद आपका सी आ जाएगा। सी क्यों आ जाएगा, क्योंकि यहां पर हम बोल रहे हैं आई एंडेड। देखिए आप ध्यान से पढ़िए इस सेंटेंस को, आई एंडेड। आई एंडेड मतलब यहां पर उसने स्टोरी को समाप्त कर दिया, तो इसलिए सी सेंटेंस आपका एंड में आ जाएगा। तो ये आपका आंसर है DBEAFC। तो इसको आपको 2.5 मिनट में सॉल्व करना है। ऐसा नहीं कि आपने सॉल्व तो कर दिया लेकिन आपने 7 मिनट लगा दिए, 8 मिनट लगा दिए, और ये चीज़ आएगी आपको प्रैक्टिस से। आप जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे टाइमर लगा के, उतना ज़्यादा आपको फ़ायदा होगा, और इसको आपको टाइम फ्रेम में ही सॉल्व करना है। तो इसके बेस पर आप आंसर दे सकते हैं इनके। थर्ड क्वेश्चन कौन सा है, ठीक है, थर्ड क्वेश्चन है आपका ई। तो ई आपका आंसर हो जाएगा, मतलब ए आपका आंसर हो जाएगा, क्योंकि ए में ई दिया हुआ है, ठीक है। लास्ट सेंटेंस कौन सा है, लास्ट सेंटेंस आपका सी है, तो सी आंसर हो जाएगा। फर्स्ट सेंटेंस आपका डी है, तो सी आंसर हो जाएगा। सेकंड सेंटेंस कौन सा है आपका, सेकंड सेंटेंस है बी, ठीक है, तो आपका आंसर हो जाएगा डी। और फोर्थ सेंटेंस कौन सा है, DBEA, ए फोर्थ सेंटेंस है आपका, तो ए आपका आंसर हो जाएगा। तो ये पांचों क्वेश्चन आपके इस तरीके से सही हो जाएंगे। तो ये है आपका स्कोर। यदि आपके 12 से 15 नंबर इसमें आए हैं तो आउटस्टैंडिंग आपकी परफॉर्मेंस है, और सेक्शनल कट ऑफ आपका निश्चित रूप से क्लियर होगा। 9 से 12 में भी एक्सीलेंट है, और सेक्शनल कट ऑफ क्लियर होगा आपका। 6 से 9 में वेरी गुड परफॉर्मेंस है, और सेक्शनल कट ऑफ क्लियर होगा, क्योंकि इससे ज़्यादा कट ऑफ नहीं जाएगा। क्योंकि 6 से 9 का मतलब है कि 15 नंबर आपके 30 में से लगभग, अगर इसका एवरेज निकालें तो उसमें भी आपका सेक्शनल कट ऑफ क्लियर हो जाएगा। 4 to 6 में थोड़ा सा डाउटफुल है, ठीक है, और 4 से अगर नीचे है तो आपको काफ़ी प्रैक्टिस करने की ज़रूरत है, क्योंकि ये स्कोर काफ़ी डिसअपॉइंटिंग स्कोर में आपका माना जाएगा। तो इसको अकॉर्डिंग आप अपनी परफॉर्मेंस मेज़र कर सकते हैं अपने एग्ज़ाम के लिए, ठीक है। तो ये था आपका मॉक टेस्ट नंबर 4, और ये आपके IBPS क्लर्क प्री के लिए और मेंस के लिए, दोनों के लिए यूज़फुल है। इसलिए इन सारे मॉक टेस्ट को आप रेगुलरली देखें, और इस चैनल पर, इंग्लिश एडवांटेज यूट्यूब चैनल पर जितने भी वीडियो हैं, करीब 250 से ज़्यादा वीडियो हैं, वो सारे वीडियो आप एक एक करके देख लें। हिंदी में भी हैं, इंग्लिश में भी हैं, अलग अलग प्लेलिस्ट में हैं वो, तो आप सारे देखिए, आपको डेफिनेटली बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस आएगा, और आपको देखना ही चाहिए। तो यदि आपको ये वीडियो यूजफुल लगा है तो इसको आप लाइक करिए और शेयर करिए अपने फ्रेंड्स के साथ, और अपना कमेंट बॉक्स में मुझे प्लीज़ अपना स्कोर ज़रूर भेजिए। और यदि आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर इस चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि आपको सारे नोटिफिकेशंस मिलते रहें। सो आई विश यू ऑल द बेस्ट, थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, एंड आई विश यू ऑल द बेस्ट फॉर योर ब्राइट फ्यूचर। थैंक यू।